दोस्तों, आज से 25 साल पहले अगर आप एक आम हिंदुस्तानी थे तो आपके पास एक हक नहीं था। आप अपने घर की छत पर इंडिया का झंडा तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। आप अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपनी कार पर तिरंगा नहीं लगा सकते थे। कानून के हिसाब से तिरंगा लहराने का हक सिर्फ सरकारी बिल्डिंग्स और बड़े मंत्रियों को था। अगर कोई आम आदमी झंडा लहराता था तो पुलिस आती थी, झंडा उतारती थी और उस आदमी को जेल में डाल सकती थी। सोचिए, एक आजाद देश, लेकिन उस देश के नागरिकों को अपना ही झंडा लहराने की आजादी नहीं थी। हम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा हाथ में पकड़ सकते थे। बाकी 363 दिन झंडा सरकार की प्रॉपर्टी था। लेकिन फिर एक लड़का अमेरिका से पढ़कर वापस आया। उसने अपनी फैक्ट्री में झंडा लगाया। पुलिस आई और मना किया। उस लड़के ने कहा, ये मेरा देश है, ये मेरा झंडा है, मैं इसे लहराऊंगा। अगर कानून रोकता है तो मैं कानून बदल दूंगा। वो लड़का कोई नेता नहीं था, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। उनका नाम है नवीन जिंदल। आज नवीन जिंदल को हम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी जेएसपीएल के चेयरमैन के रूप में जानते हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ स्टील और पावर नहीं है, उनकी पहचान है तिरंगा। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ 10 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गए और हम सबको, हर इंडियन को ये हक दिलाया कि हम गर्व से अपना झंडा लहरा सकें। लेकिन ये कहानी सिर्फ झंडे की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसने कोलगेट स्कैम का सबसे बड़ा हमला झेला, जिसके ऊपर सीबीआई के रेड्स हुए, जिसका शेयर प्राइस 90% गिर गया, जिसके पावर प्लांट्स बंद हो गए। लेकिन वो भागा नहीं, वो टिका रहा। आज हम नवीन जिंदल की जिंदगी का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कोल गैसिफिकेशन की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, हम समझेंगे ओपी जिंदल, उनके पिता की लेगेसी, और हम समझेंगे कि कैसे चार भाइयों ने बिना लड़े इंडिया का स्टील सेक्टर बांट लिया। अगर आपको लगता है कि पेट्रियटिज्म और बिजनेस अलग अलग चीजें हैं, तो अगले 100 मिनट आपकी आंखें खोल देंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फादर ऑफ स्टील, ओपी जिंदल। नवीन जिंदल की कहानी उनके पिता के बिना अधूरी है। ओम प्रकाश जिंदल यानी ओपी जिंदल, ये नाम इंडिया की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में सोने के अक्षरों में लिखा है। ओपी जिंदल हिसार, हरियाणा के एक छोटे से किसान परिवार से थे। उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, उनके पास एमबीए नहीं था, लेकिन उनके पास एक मैकेनिक का दिमाग था। शुरुआत में वो टूटी हुई बाल्टियां, बकेट्स और पाइप्स ठीक करते थे। नलवा गांव से थे, इसलिए उन्हें नलवा बाबू कहा जाता था। उन्होंने देखा कि इंडिया में पाइप्स की मांग बहुत है, लेकिन पाइप्स बनाने वाली मशीन्स सिर्फ जर्मनी और जापान से आती हैं और वो बहुत महंगी हैं। ओपी जिंदल ने कहा, मैं मशीन खुद बनाऊंगा। उन्होंने कबाड़ से, अपने हाथों से पाइप बनाने की मशीन बनाई। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हाई टेक्नोलॉजी को लो कॉस्ट पर कैसे बनाया जाता है। धीरे धीरे उन्होंने जिंदल ग्रुप बनाया, हिसार में स्टील प्लांट लगाया। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो पॉलिटिशियन भी थे। हरियाणा सरकार में मिनिस्टर बने। उनका मानना था, जहां फैक्ट्री लगाओ वहां के लोगों को साथ लेके चलो। उनके 4 बेटे थे, पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन जिंदल जो जेएसडब्ल्यू वाले हैं, रतन जिंदल और नवीन जिंदल जो सबसे छोटे और लाडले थे। बचपन में उन्हें पढ़ाई से ज्यादा घोड़ों और शूटिंग यानी बंदूक का शौक था। वो एक प्रोफेशनल शूटर बनना चाहते थे। लेकिन ओपी जिंदल ने उन्हें कहा, दुनिया देखो। नवीन पढ़ने के लिए अमेरिका गए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डैलस, और यहीं से उनकी सोच बदलनी शुरू हुई। चैप्टर 2, द अमेरिकन इन्फ्लुएंस, 1990 टू 1992। 1990s की शुरुआत में नवीन जिंदल टेक्सास, अमेरिका में एमबीए कर रहे थे। वहां उन्होंने एक अजीब चीज देखी। अमेरिकन्स अपने झंडे से बहुत प्यार करते हैं। लोगों के घरों के बाहर झंडा लगा था, कार्स के ऊपर झंडा लगा था, यहां तक कि टी शर्ट्स और कॉफी मग्स पर भी झंडा था। नवीन ने अपने अमेरिकन दोस्तों से पूछा कि तुम लोग हर जगह झंडा क्यों लगाते हो? उन्होंने कहा, बिकॉज वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, दिस फ्लैग बिलोंग्स टू अस। नवीन को ये बात दिल पर लगी। उन्होंने सोचा, मेरे देश इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? हम अपना झंडा क्यों नहीं लहराते? उन्हें तब पता नहीं था कि इंडिया में ये इल्लीगल है। उन्हें लगा शायद लोगों में जज्बा कम है। जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करके 1992 में इंडिया वापस आए तो उनके अंदर एक देशभक्ति की लहर थी। वो चाहते थे कि उनकी फैक्ट्री जो रायगढ़ में थी, वहां सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया जाए। चैप्टर 3, द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, बिलासपुर, 1993। नवीन जिंदल ने रायगढ़ में अपनी फैक्ट्री जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड के बाहर देश का झंडा लगा दिया। वो रोज सुबह झंडे को सल्यूट करते थे। उन्हें लगा वो देशभक्ति का काम कर रहे हैं। लेकिन 1993 में बिलासपुर के एसडीएम, जो एक सरकारी ऑफिसर थे, उनकी फैक्ट्री में आए। उन्होंने झंडा देखा। उन्होंने नवीन जिंदल को बुलाया और कहा, मिस्टर जिंदल, आपने ये झंडा क्यों लगाया है? नवीन ने कहा, सर मैं भारतीय हूं, ये मेरा गर्व है।
एसडीएम ने कहा, आप कानून तोड़ रहे हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से प्राइवेट सिटीजन्स को झंडा लहराने की इजाजत नहीं है। इसे अभी उतारिए वरना हम आप पर केस करेंगे। नवीन शॉक रह गए। उन्होंने कहा, क्या मैं अपने देश में अपनी जमीन पर अपना झंडा नहीं लगा सकता? ऑफिसर ने कहा, नहीं, यह सिर्फ सरकार का अधिकार है। उस दिन नवीन जिंदल को झंडा उतारना पड़ा। वो बहुत दुखी हुए, वो गुस्से में थे। उन्होंने अपने पिता ओपी जिंदल से बात की। ओपी जिंदल ने कहा, बेटा, अगर कानून गलत है तो कानून से लड़ो, चुप मत बैठो। नवीन ने डिसाइड किया, मैं कोर्ट जाऊंगा। चैप्टर 4 द 10-year बैटल, सुप्रीम कोर्ट। नवीन जिंदल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उनका सवाल सिंपल था। आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। झंडा लहराना मेरे एक्सप्रेशन का हिस्सा है। सरकार मुझसे ये हक कैसे छीन सकती है? सरकार यानी यूनियन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया, अगर हम सबको झंडा लहराने देंगे तो लोग इसका अपमान करेंगे, लोग फटा हुआ झंडा लगाएंगे, लोग झंडे को कपड़ों पर पहनेंगे, इसलिए हमने रोक लगाई है। ये लड़ाई लंबी चली। नवीन जिंदल ने इंडिया के बेस्ट लॉयर्स हायर किए, शांति भूषण और हरीश सल्वे। उन्होंने रिसर्च करवाई, पता चला कि फ्लैग कोड कोई पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ यानी कानून नहीं है। वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन यानी सरकारी नियम है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ लॉ रोक सकता है, इंस्ट्रक्शन नहीं। 1995 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नवीन के फेवर में फैसला दिया, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। साल बीतते गए, 1996, 1998, 2000। नवीन जिंदल हर हियरिंग में जाते थे। वो थके नहीं। इस दौरान उन्होंने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाया, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। फाइनली 23 जनवरी 2004 चीफ जस्टिस वीएन खरे की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर नागरिक को सम्मान और इज्जत के साथ तिरंगा लहराने का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। नवीन जिंदल जीत गए, लेकिन वो अकेले नहीं जीते, पूरा इंडिया जीत गया। आज अगर आप आईपीएल मैच में झंडा लेके जाते हैं या हर घर तिरंगा कैंपेन में हिस्सा लेते हैं तो उसका क्रेडिट इस एक आदमी की 10 साल की लड़ाई को जाता है। चैप्टर 5 द हेलीकॉप्टर क्रैश, द फैमिली क्राइसिस 2005। अभी कोर्ट केस जीते हुए 1 साल ही हुआ था कि जिंदल परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 31 मार्च 2005 ओपी जिंदल, जो उस वक्त हरियाणा सरकार में पावर मिनिस्टर थे, एक हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे सहारनपुर के पास। हेलीकॉप्टर में टेक्निकल खराबी आई और वो क्रैश हो गया। ओपी जिंदल की मौत हो गई। ये जिंदल परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका था। ओपी जिंदल सिर्फ पिता नहीं थे, वो पूरे बिजनेस एम्पायर के ग्लू यानी गोंद थे। डर था कि अब चारों भाई लड़ेंगे, रिलायंस की तरह बंटवारा होगा, एम्पायर टूट जाएगा। लेकिन ओपी जिंदल दूरदृष्टि वाले आदमी थे। उन्होंने जाने से पहले ही सब कुछ सेट कर दिया था। उन्होंने कोई विल नहीं लिखी थी जिसमें लड़ाई हो, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था। उन्होंने कहा था, मेरे चारों बेटे अलग अलग बिजनेस संभालेंगे, लेकिन एक दूसरे की कंपनी में क्रॉस होल्डिंग यानी शेयर रखेंगे, ताकि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। पृथ्वीराज जिंदल को मिला जिंदल 100 यानी पाइप्स। सज्जन जिंदल को मिला JSW स्टील यानी फ्लैट प्रोडक्ट्स। रतन जिंदल को मिला जिंदल स्टेनलेस यानी स्टेनलेस स्टील। नवीन जिंदल को मिला जिंदल स्टील एंड पावर यानी JSPL। नवीन सबसे छोटे थे, उन्हें जो मिला वो उस वक्त सबसे छोटा हिस्सा था। JSPL उस वक्त एक छोटी सी कंपनी थी, रायगढ़ में एक स्पॉन्ज आयरन प्लांट था। लोगों को लगा नवीन को सबसे कम मिला है, लेकिन नवीन के पास विजन बहुत बड़ा था। चैप्टर 6 द टेक्नोलॉजी गैम्बल, कोल गैसिफिकेशन। नवीन जिंदल को स्टील और पावर बनाना था। स्टील बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, आयरन ओर यानी लोहा और कोकिंग कोल यानी कोयला। इंडिया में आयरन ओर तो बहुत है, लेकिन कोकिंग कोल नहीं है। हमें ऑस्ट्रेलिया से महंगा कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। नवीन ने सोचा, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगवाऊंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मैं सस्ता स्टील कैसे बनाऊंगा? उन्होंने देखा कि इंडिया में एक दूसरी तरह का कोयला बहुत है, थर्मल कोल यानी नॉन कोकिंग कोल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी थर्मल कोल से स्टील नहीं बना सकती थी। नवीन जिंदल ने एक जुआ खेला। उन्होंने जर्मनी की लुर्गी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, कोल गैसिफिकेशन। इस टेक्नोलॉजी में कोयले को जलाया नहीं जाता, कोयले को गैस में बदला जाता है यानी सिन गैस, और उस गैस से लोहे को पिघलाया जाता है। दुनिया में किसी ने भी स्टील प्लांट के लिए ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल स्केल पर यूज नहीं की थी। एक्सपर्ट्स ने कहा, नवीन पागल है, ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये टेक्नोलॉजी स्टेबल नहीं है, हजारों करोड़ डूब जाएंगे। नवीन ने कहा, अगर हमें ग्लोबल लीडर बनना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हम इंडियन कोयले से स्टील बनाएंगे।
उन्होंने ओडिशा के अंगुल में दुनिया का पहला कोल गैसिफिकेशन स्टील प्लांट लगाया। हजारों इंजीनियर्स ने काम किया, कई बार फेलियर्स हुए, लेकिन अंत में सफलता मिली। जेएसपीएल अकेली ऐसी कंपनी बन गई जो लोकल यानी सस्ते कोयले से स्टील बना रही थी। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट दुनिया में सबसे कम हो गई। जेएसपीएल का शेयर प्राइस 10 रुपए से बढ़कर 700 रुपए तक पहुंच गया। नवीन जिंदल इंडिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। चैप्टर 7 द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, शूटिंग ग्लोरी। बिजनेस के साथ साथ नवीन ने अपना पैशन नहीं छोड़ा, शूटिंग। वो स्कीट शूटिंग करते हैं। लोग सोचते हैं ये सिर्फ शौक है, लेकिन नवीन ने इसमें भी एक्सीलेंस दिखाई। 2002 के एशियन गेम्स बुसान में नवीन जिंदल ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता टीम इवेंट में। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बिलियनियर सीईओ देश के लिए गोल्ड मेडल जीत रहा है। ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं नहीं मिलता। शूटिंग ने उन्हें फोकस सिखाया, टारगेट पर नजर रखना, हवा का रुख समझना और सही वक्त पर ट्रिगर दबाना। यही फोकस उन्होंने बिजनेस में लगाया। चैप्टर 8 द कोलगेट क्राइसिस, द फॉल 2012। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। जीएसपीएल आसमान छू रहा था, लेकिन 2012 में कयामत आई। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट निकाली, कोलगेट स्कैम। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने बिना ऑक्शन यानी नीलामी के प्राइवेट कंपनीज को कोयले की खदानें दी हैं। इससे देश को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी किसे बताया गया? नवीन जिंदल और जेएसपीएल को। आरोप ये था कि नवीन जिंदल कांग्रेस के एमपी थे, इसलिए उन्हें सस्ते में कोल ब्लॉक्स मिले हैं। मीडिया ने उन्हें विलन बना दिया। सीबीआई ने उनके घर और ऑफिस पर रेड्स मारी, एफआईआर दर्ज हुई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उन्होंने सारे कोल ब्लॉक्स एलोकेशन कैंसिल कर दिए। रातों रात जीएसपीएल का रॉ मटेरियल छिन गया। उनका अंगुल प्लांट जो सस्ते कोयले पर चलता था, वो बंद होने की कगार पर आ गया। उन्हें अब मार्केट से महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा था। जीएसपीएल का कर्जा बढ़कर 45,000 करोड़ हो गया। शेयर प्राइस 700 से गिरकर 60 रुपए पर आ गया। इन्वेस्टर्स कहने लगे जीएसपीएल बैंकरप्ट हो जाएगी, नवीन जिंदल खत्म। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तब उसके कैरेक्टर का पता चलता है। नवीन जिंदल टूटे नहीं, उन्होंने वही किया जो एक शूटर करता है, एम एडजस्ट किया। उन्होंने देखा कि कंपनी पर कर्जा बहुत ज्यादा है, बैंक्स दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने फैसला किया, सेल एसेट्स टू सेव द कंपनी। उनके पास एक पावर प्लांट था तमनार में, जिंदल पावर लिमिटेड। ये उनका सबसे प्रॉफिटेबल एसेट था। उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया। खरीदा किसने? उनके बड़े भाई के ग्रुप ने नहीं, बल्कि एक अलग डील स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि डेट कम हो सके। उन्होंने ओमान वाला प्लांट बेचा, उन्होंने अपनी प्राइवेट जेट बेची, उन्होंने कॉस्ट कटिंग की। उन्होंने फोकस वापस स्टील पर लगाया। धीरे धीरे स्टील के दाम बढ़ने लगे। जीएसपीएल ने अपना कर्जा 45,000 करोड़ से घटाकर 10,000 करोड़ के आसपास कर दिया। 2021-22 में जेएसपीएल वापस प्रॉफिटेबल हो गई। शेयर प्राइस वापस 700-800 रुपए की रेंज में आ गया। जिन्होंने मुश्किल वक्त में नवीन जिंदल पर भरोसा किया था, उन्होंने 10 गुना पैसा कमाया। चैप्टर 10 द पॉलिटिकल रिटर्न 2024। नवीन जिंदल 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र से एमपी रहे थे कांग्रेस की तरफ से। 2014 में मोदी लहर में वो हार गए थे। 10 साल तक वो पॉलिटिक्स से दूर रहे और बिजनेस बचाने में लगे रहे। लेकिन 2014 में उन्होंने वापस एंट्री की, इस बार भाजपा की तरफ से। उन्होंने कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ा और जीते। आज वो वापस पार्लियामेंट में हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने पार्टी बदली ताकि केसेस से बच सकें, लेकिन नवीन कहते हैं, मेरा मकसद देश की सेवा करना है। मैं चाहता हूं कि इंडिया 2047 तक विकसित भारत बने और उसमें स्टील और पावर का बड़ा रोल होगा। कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ अ फाइटर। तो दोस्तों, इस 100 मिनट के सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. फाइट फॉर योर राइट्स। अगर नवीन जिंदल 10 साल तक कोर्ट में नहीं लड़ते तो आज हमारे घरों पर तिरंगा नहीं होता। कभी कभी देशभक्ति का मतलब सरहद पर लड़ना नहीं, कोर्ट में लड़ना भी होता है। 2. इनोवेशन इज रिस्क। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी लगाना सुसाइड जैसा था, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी ने जीएसपीएल को बाकियों से अलग बनाया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। 3. फैमिली इज स्ट्रेंथ। जब बुरा वक्त आया तो जिंदल परिवार ने एक दूसरे पर केस नहीं किए, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। सज्जन जिंदल और नवीन जिंदल अलग बिजनेस करते हैं, लेकिन दिल से जुड़े हैं। 4. रेजिलियंस। 700 रुपए से 60 रुपए तक गिरना और वापस उठना।
रेड्स झेलना, मीडिया ट्रायल झेलना, ये दिखाता है कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कोई तूफान आपको उखाड़ नहीं सकता। नवीन जिंदल की कहानी हमें सिखाती है कि नेशनलिज्म और कैपिटलिज्म दुश्मन नहीं है। आप देश का झंडा भी ऊंचा कर सकते हैं और देश की जीडीपी भी बढ़ा सकते हैं। आज जब आप अंगुल ओडिशा जाते हैं तो वहां एक विशाल स्टील प्लांट खड़ा है और उसके सबसे ऊंचे टावर पर इंडिया का सबसे बड़ा तिरंगा लहरा रहा है। ये वही तिरंगा है जिसके लिए 10 साल लड़ाई लड़ी गई थी। दोस्तों, ये थी नवीन जिंदल की अनकही और गहरी कहानी, एकदम फैक्चुअल, एकदम डिटेल्ड। अगर आपको लगता है कि हमने वैल्यू ऐड की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में किस पर डीप डाइव करें? क्या हम संजीव बिखचंदनी Naukri.com द फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट की बात करें, या दिलीप शांगली सन फार्मा द क्वाइट बिलियनियर की बात करें? कमेंट करके बताओ। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।